अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का वोट बैंक क्या नया गुल खिलाने जा रहा है, और इस बड़े वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करने जा रही हैं और किसकी क्या क्या प्लानिंग है, और ये समाज इस बार के चुनाव में क्या सोच रहा है। इन सारे विषयों पर हम आज बातचीत करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक एक बेहद मजबूत और कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, जो परंपरागत तरीके से 90 के दशक से पहले कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन मंडल और कमंडल के बाद यह वोट बैंक या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, छिटपुट हिस्सा इसका कुछ समाजवादी पार्टी को मिला, और उसका सबसे बड़ा शेयर 2007 में बीएसपी को मिला और बीएसपी ने सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर गया। 2014 से लेकर अब तक यानी 7 सालों में यह समाज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 14% आबादी वाला यह समाज, जिसका वोट शेयर 14% है, यह एक बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि ये एक वोकल वोट है। ये सिर्फ 14% नहीं है, बल्कि ये समाज के दूसरे भी वर्गों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि यहां हर जाति का वोट बैंक है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात अच्छी न लगे, लेकिन अब है तो है। उत्तर प्रदेश में हर समाज का अपना एक वोट बैंक है, तो ब्राह्मणों का भी वोट बैंक है। लेकिन ब्राह्मण कभी किसी एक पार्टी के साथ बंधकर नहीं रहा है, इसी कारण इस पर कोई किसी पार्टी की टैगिंग नहीं लग पाई। हवा देखकर यह समाज अपनी चाल बदलता है। हवा का रुख देखकर यह अपने पॉलिटिकल पार्टीज और आइडियोलॉजी पॉलिटिकली शिफ्ट करता है। आज हम यह डिबेट इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि मायावती, जिन्होंने 2007 में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ करके उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दी थी। मायावती ने सरकार बनाई थी, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब 14 साल के बाद मायावती को फिर ब्राह्मण याद आए हैं। क्यों याद आए हैं? कारण है कि वर्तमान सरकार ब्राह्मण समाज के प्रति जो उनकी धारणा, सोच, कार्यशैली है, उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह समाज मौजूदा सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर खफा है। ऐसा यह समाज के विशिष्ट लोगों का मानना है कि वर्तमान सरकार में उनकी पूछ नहीं है, उनका दमन है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके बच्चों को जेल भेजा जा रहा है, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है, या उनके बच्चों को जेल में डालकर रखा जा रहा है, जैसे खुशी दुबे। इस समाज के लोगों का आरोप है कि उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां सीज की जा रही हैं, राजनीतिक तौर पर उनका कद छोटा किया जा रहा है, और ये सरकार में बैठे हुए कुछ लोग जातिगत मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं, वो भी इस समाज के अगेंस्ट। ऐसे आरोप हैं। बीजेपी के पास इन आरोपों का कभी कोई ठोस जवाब नहीं रहा है। और ये शुरू कब से हुआ, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहूंगा। साल 2018 में रायबरेली के ऊंचाहार में एक बड़ी विभत्स घटना घटी। ब्राह्मण समाज के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया ऊंचाहार के भीतर। बहुत ही विभत्स घटना हुई थी वो, और सरकार पर यह आरोप लगा कि सरकार ने आरोपियों के खिलाफ, जिन्होंने 5 इस समाज के लोगों को जिंदा जलाया था, उनके प्रति नरमी बरती गई, कठोर कार्रवाई नहीं की गई, और यह बताने की कोशिश की गई कि सरकार को इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद नित्य प्रति घटनाएं ऐसी घटती गई। कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं पूरे के पूरे परिवार की हत्या हो जा रही है, कहीं किडनैपिंग हो रही है इस समाज के लोगों की, कहीं इनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, परिवार के परिवार कत्ल कर दिए गए। और बिकरू कांड के बाद यह प्रकरण कुछ और तेजी से उठा, जब निर्दोष लोगों का इनकाउंटर हुआ, और 2 दिन पहले ब्याह के आई खुशी दुबे को आज तक जेल में डालकर रखा गया, जो खून की उल्टियां कर रही है, अस्पताल में भर्ती है। आज तक जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, लेकिन उसको जेल में रखा गया है। ब्राह्मण समाज के तमाम प्रभावशाली लोगों को
या तो उनके घर कुर्क किए गए या उनको जेल में डालकर रखा गया है। आरोप राजनीतिक लगते रहे। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में, कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में, विभिन्न सरकारी विभागों में इस समाज के लोगों के प्रति ऐसी धारणा बनाई गई कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। ये एक मैसेज ब्राह्मण समाज के भीतर गया है कि ये उनकी सरकार नहीं है। ये मैसेज कैसे गया? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से दूरी बना रही है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन संगठन और सरकार के कामकाज के शैली अलग है। संगठन ब्राह्मणों को अपनाना चाहता है, सरकार उनको दूर करना चाहती है। यह मतभेद भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध का कारण है। लेकिन सरकार सर्वोच्च शक्तिशाली होती है, संगठन के पास कुछ होता नहीं है। कहने के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व तो सरकार में दिया गया, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत बड़ी कमजोर है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी ब्राह्मण नेता हैं, वो अपने समाज तो छोड़िए, वो अपने रिश्तेदारों का भी भला कर पाने की स्थिति में नहीं है। वो ब्राह्मण समाज के लिए क्या काम करेंगे? आज मैं खुलकर इसलिए सब बातें कर रहा हूं क्योंकि ये जातिगत आधारित राज्य है, जातियों में बटा हुआ राज्य है, तो जातियों की चर्चा होनी चाहिए। इसको नैतिकता और अनैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जो सच्चाई है उसको उसी रूप में दिखाया जाना चाहिए, आईना दिखाया जाना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज क्या सोचता है? तो बीएसपी को यह लगता है कि यह सही वक्त है कि जब हम अपने 2007 वाले फार्मूले को लेकर आएं और इस समाज के भीतर दबे हुए आक्रोश को और उभारें और इसका राजनीतिक लाभ ग्रहण करें। सतीश चंद्र मिश्रा 23 जुलाई से अयोध्या से एक टूर शुरू कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का, जहां वो यूपी के प्रति जिले, प्रति जनपद की 5-5 विधानसभा सीटों में जाएंगे और ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करेंगे। ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि 2007 से 12 के बीच हमने आपके लिए क्या किया। क्या इसका लाभ होगा बीएसपी को? अतीत में जवाब है हां, लेकिन वर्तमान में यह समाज साथ देगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में 5 से 10% ब्राह्मणों ने ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी को वोट किया था। इस बार करेंगे या नहीं, यह अलग प्रश्न है। लेकिन यह भी उतनी ही सच्चाई है कि 2017 से 22 तक के लिए चल रही इस सरकार में ब्राह्मण समाज में नकारात्मक संदेश है। उस संदेश को आज तक भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं कर पाई, उस संदेह को नहीं मिटा पाई जो ब्राह्मण समाज के भीतर इस सरकार को लेकर है। क्या कर पाएगी? बीजेपी के भीतर 1 या 2 ही ऐसे करिश्मेटिक ब्राह्मण लीडर हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको भी हाशिए पे लगा रखा है। तो क्या सतीश चंद्र मिश्रा करिश्मा दोहरा पाएंगे? समाजवादी पार्टी भी इन दिनों ब्राह्मणों पर बहुत मेहरबान है। फ्रंट लाइन में उनके पास जितने भी ब्राह्मण समाज के लीडर हैं, सबको अलग करके समाज के भीतर भेजा जा रहा है। कांग्रेस के पास एक बहुत ही सम्मानित चेहरा है प्रमोद तिवारी, लेकिन फिलहाल वो किनारे हैं। प्रियंका गांधी खुद ही ब्राह्मण चेहरा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, लेकिन वो भी फील्ड में एक्टिव नहीं है। तो क्या ये समाज इस बार विकल्प के तौर पर कुछ और चुनेगा, या परंपरागत तरीके से ये बीजेपी के साथ जाएगा, या 2007 का वक्त याद करते हुए मायावती के साथ जाएगा, या फिर 2 लार्जेस्ट जो अपोजिशन है उसके साथ जाना पसंद करेगा, क्योंकि बीजेपी की लड़ाई लार्जेस्ट अपोजिशन से है। क्या उनके साथ जाएगा? समाजवादी पार्टी के साथ क्या ब्राह्मण समाज अपना भविष्य देखता है? यह एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए इस वक्त मुद्दा है उनका उत्पीड़न, फेक इनकाउंटर्स, उनके घर गिराए जाना, उनको अपमानित किया जाना, उनके बच्चों को जेल में डालना, उनको जॉब्स न मिलना, यह उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। और उनके बीच यह संदेश है कि यह सरकार उनकी नहीं है। तो क्या बीजेपी इस संदेह को दूर कर पाएगी, या ब्राह्मण समाज का वोट इस बार बटेगा? 20 जिले ऐसे हैं जहां पर ये 15 से 20% हैं, मतलब डिसाइसिव फैक्टर में है ये समाज। अगर बीजेपी के साथ इकट्ठा गया तो बम बीजेपी की, और अगर बीजेपी के खिलाफ गया तो बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि ये खुद का वोट तो निगेटिव करता ही है, साथ में 2-4 और कम्युनिटी का वोट भी खराब कर लेता है। वोकल कम्युनिटी है, बोलती ज्यादा है। तो क्या इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा? यह बहुत देखने वाली बात होगी और बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि यह कम्युनिटी जब जिसके साथ गई है, सरकार उसी ने बनाई है। कुछ बयान सुनिए आप।
को कितना परखोगे, कितना आजमाओगे? इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले। कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इक्वल थॉट में बिलीव करते हैं। हर बिरादरी के लोग, उनके एजुकेशन, उनके लेवल, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से सबको इक्वली बैलेंस किया गया, पूरे समाज को। उसमें ब्राह्मण भी है, और ब्राह्मण पहली बार लालची नहीं है। ब्राह्मण को ये झुंझुना लालच का देंगे तो गलत है। ब्राह्मण किसी भी झुंझुने में नहीं आएगा। आज ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, डेवलपमेंट चाहता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण को मालूम है कि विकास के रास्ते और सम्मान के रास्ते केवल समाजवादी पार्टी है। जहाँ तक बसपा का सवाल है, लोग जानते हैं कि बसपा में जिस तरीके से मंत्रियों को बनाया गया और किस तरीके से बनाया गया, उसके पीछे क्या था वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आज जग जाहिर है। बहन जी ने बहुत आते आते देर कर दी। जब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर गोलियां चलवाई जा रही थी, बहन जी तब शायद भाजपा से डरी हुई थी। अब चुनावी साल है, उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बयान देने पड़ेंगे। उनके बयान का स्वागत है। तो आज की इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अशोक पांडे मेरे साथ हैं बीजेपी से, एमएच खान साहब बीएसपी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और आज मैंने विशेष रूप से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को आमंत्रित किया हुआ है, और विनोद अग्निहोत्री जी इस देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब, मैं कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि ये डिबेट मैंने बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड के कारण आज आयोजित की है। मैं जानना चाहता हूं कि 14 साल के बाद आज आपको ब्राह्मणों की याद आई है। इस 14 साल आपने उनको हाशिए पे लगा दिया, उनको भुला दिया, उनके दुख तकलीफ पे आप कभी खड़े नहीं हुए, उनके बच्चों की छातियों पे जब गोलियां मारी जा रही थी आप कभी नहीं आए, उनकी जब गर्दनें काटी जा रही थी इलाहाबाद हाथरस के भीतर आप कभी सामने नहीं आए, उनके बेटियों को जेल डाला जा रहा था तब आप कभी सामने नहीं आए। अब आपको उनका वोट चाहिए तो सतीश चंद्र मिश्रा आप निकल रहे हैं अयोध्या के रास्ते। नहीं आदरणीय मिश्रा जी, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, जो आपने शुरुआत किया उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन ये चीज़ें नहीं है, सतीश चंद्र मिश्रा जी आज से नहीं हैं, एक ज़माने से बहुजन समाज पार्टी में हैं और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, और उसमें आपका राज्यसभा में अपोजिशन लीडर हैं, वो पार्टी के नेता हैं। समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सब जितना ब्राह्मण समाज को, मैं तो समझता हूं कि सैकड़ों लोगों को ऐसे बुरी तरह से मारा है जैसे लगता है कि क्रिमिनल हैं लोग। उनके घरों में घुस के मारा, उनकी बिल्डिंगें गिरा दी। देखिए एक वर्ड जो है, एक नाम जो है वो बहुत चर्चित रहा, खुशी दुबे का। खुशी दुबे का दोष क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। खुशी दुबे को आखिर क्यों बंद किया गया? खुशी दुबे के ऊपर क्यों अत्याचार किया गया? आज भी उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जब अत्याचार हो रहा था तब क्यों नहीं बोले आप? नहीं बोले, तब भी बोले थे, आपके चैनल पे बोले थे, आपके चैनल पे बैठ के बोले थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर रहा हूं। मिश्रा क्यों नहीं बोले वो? नहीं, आप देखिए, उन लोगों ने ट्वीट किया, बहन जी ने भी ट्वीट किया, सबने किया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज परसेप्शन उसका नहीं है। देखिए आज सवाल इस बात का है कि पूरा समाज ये देख रहा है, ब्राह्मण समाज, कि हमारे बहू बेटियों की इज्जत नहीं रखी जा रही है। हमारे जो लोग समाज के थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि उनके निकलने मात्र से लोग आएंगे और ब्राह्मण समाज वोट दे देगा? देखिए, अगर हम आपको अच्छी बातें बता देंगे, सही बातें बता देंगे कि क्या हकीकत है। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में 80 से 75 टिकट दिए थे और उसमें 41 एमएलए जीत के आए थे, और कितने लोगों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। और सतीश चंद्र मिश्रा पूरी तरह से समाज में रह करके लोगों का काम कर रहे थे। और बहन जी सर्वजन हिता सर्वजन सुखा का नारा देती हैं, उसी पर अमल करती हैं। जिसका जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण समाज जाएगा कहां? यह आपने सवाल किया था। ब्राह्मण समाज आपको वोट क्यों दे? आप मुझे बताओ, जब उस दुख तकलीफ में नहीं खड़े रहोगे हम तो कोई आपको वोट क्यों देगा? हम दुख तकलीफ में भी खड़े हैं और उनको सत्ता में भागीदारी देंगे। सत्ता में भागीदारी दे करके उनसे ये कहेंगे कि आप अपने समाज का भला करिए।
बहुजन समाज पार्टी यही अशोक तो- पांडे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये संदेश आपकी सरकार में क्यों जा रहा है कि आपकी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनके बच्चों को जेल भेजा जा रहा है, उनकी संपत्तियां सीज हो रही या उन पर बुलडोजर चल रहा है? आप पर ब्राह्मण विरोध होने का एक टैग चिपक गया है। देखिए, आपको बता दें तो ये बिला वजह की बातें हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमने जो अपराधी ब्राह्मण थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। अपराधी ब्राह्मण? देखिए, अच्छा, ये क्या कह सुन रहे हैं? लीजिए, जो अपराधी ब्राह्मण? विकास दुबे जैसे एक से खान साहब नो, खान साहब दुबे प्लीज। जैसे अपराधी, दुर्दांत अपराधी जिसने ब्राह्मणों की हत्याएं ज्यादा की, जब हमने उनका इनकाउंटर किया तो दूसरी पार्टी के लोग लगे परशुराम की मूर्ति लगाने। अपराधी किसी भी जाति धर्म का नहीं होता। हम तो जातिवाद नहीं करते, लेकिन अपराधी अगर है तो हम जीरो टॉलरेंस की नीति करेंगे, इसमें कोई दो राय आप नहीं मुझे है। बताइए कि ब्राह्मण समाज आपको वोट क्यों दे जब आपके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे देखिए, हैं? ब्राह्मण समाज की चिंता अब ये लोग अभी करने लगे। यही अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, कल उन्होंने ऐलान किया किसी ब्राह्मण का काम मत करो। बहन जी कहती हैं ब्राह्मण भाईचारा, उसके बाद ब्राह्मण को चारा बना के सत्ता में आ जाती है, फिर ब्राह्मण बेचारा होके घूमने लगता है। राकेश धर त्रिपाठी, ब्रजेश पाठक और रंगनाथ मिश्रा जैसे लोग, विजेश की बात तो नहीं, लेकिन वो दो लोग जेल चले गए बहन जी के चलते। मेरा ये मानना है ब्राह्मण चालाक बिरादरी है, ब्राह्मण पढ़ी लिखी, उसे मालूम है उसे कहाँ रहना है। वो बेचारा और भाईचारा में चारा बनने को तैयार नहीं होगा, ये तय है। ऑलराइट, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि ब्राह्मण समाज के आरोप हैं कि वर्तमान सरकार में उसका दमन है, उत्पीड़न है। शायद यही कारण है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस अनरेस्ट को भुनाने के लिए आ रही है। आप लोग भी आगे लगे। आपको ब्राह्मण समाज वोट क्यों दे और आपने क्या किया इस समाज के लिए? कब आप इनकी दुख तकलीफ में खड़े रहे हैं? कब इनके अत्याचार पर आप बोले, आपने प्रदर्शन किया? ये समाज आपको यानी समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे? आप में क्या ऐसा है कि आपको वोट दे? ब्रिजेश जी, जब भी ये सवाल खड़े हुए, चाहे आप, क्योंकि आज चर्चा ब्राह्मण समाज की हो रही है तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस रख के अपनी बात करूंगा, वरना समाजवादी पार्टी तो संघर्षों के गर्भ से पैदा हुई पार्टी है और वो सबके लिए संघर्ष करना जानती है। लेकिन जितने भी इंस्टेंसेस की आपने बात कही, चाहे एक परिवार के लोग जला के मार दिए गए हों, गांव के गांव जला दिए गए हों, चाहे उनमें चाहे खुशी दुबे का मसला रहा हो, जहां पे एक 3 दिन की ब्याता बिटिया, जो कि जिसके एसएसपी कानपुर का ऑफिशियल बयान था कि इसकी कोई गलती नहीं, इसको रिलीज कर दिया जाएगा, और आज तक वो एसएसपी हेड तो हटा दिए गए, लेकिन वो बच्ची आज भी है जिसके खिलाफ आज भी चार्जशीट फाइल नहीं है। हमने हर संघर्ष में, हर लड़ाई में लड़े हैं, वहां खड़े हुए हैं, लोगों का साथ दिया है और मजबूती से साथ दिया है। अगर, और यहां सिर्फ यही नहीं, सड़क पर और गांव में साथ दिया है, यहां से लेकर के विधानसभा तक, विधान परिषद तक अगर आवाज उठाने का काम किया है, विरोध करने का काम किया है, लाठी डंडे खाने का काम किया है, तो समाजवादियों ने किया है, हर वर्ग के लिए। और खासकर अभी मैंने देखा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अभिषेक जी, क्या किया था, माता प्रसाद पांडे, इतने वरिष्ठ नेता, जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उनके साथ मारपीट की गई, उनको अपमानित किया गया, उनको पीटा गया, उनका पर्चा तक छीन लिया गया। आप लोगों ने कौन सा संघर्ष किया माता पांडे के लिए? जी नहीं, हम लोगों ने किया, हर मंच पे किया, हर आप लखनऊ में धरना दिया, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, स्वयं उन्होंने कहा, हम सब लोगों ने किया। इनफैक्ट आपने उसमें बहुत मदद की, आपने बहुत प्रमुखता से चलाया। किसने किसने नहीं किया, आप बताइए। हम लोगों ने हर मंच पे किया। माता प्रसाद पांडे जी हम लोगों के सिरमौर है। सिर्फ ये नहीं कि वो बुजुर्ग लीडर है, वो हमारे गाइड है, वो हमारे समाजवाद की जो फिलॉसफी है उसके एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। और उनका जिस तरीके से अपमान किया, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी हुई, जिस तरीके से हम सबने बयान दिया उस पर, मैंने भी कहा कि भाई हम इसका ये अपमान नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश इसका जवाब। पर मुझे आप एक बात बताइए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से है, चुनाव में, ठीक, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से दिया, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स ब्राह्मण समाज से हैं, कानून मंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री तक, और क्या दे दे बीजेपी इस समाज को? आपके पास क्या है देने के लिए? नहीं, यही कोई असरदार हो देता तो बहुत अंतर पड़ जाता। दिक्कत देखिए टॉप लेवल से चलती है, रिट जो रन करती है वो टॉप लेवल की रिट रन करती है। आदमी आंख की नजर पहचानता है, ब्यूरोक्रेसी बहुत, एक चाहे ऊपर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे थानेदार हो,
पूरी ब्यूरोक्रेसी आंख की नजर पहचानती है, वो जानती है कि इसका क्या ट्रीटमेंट कैसे करना है, सरकार चाहती क्या है, बिना कहे भी लोग समझते हैं इस बात को। तो बहुत सारी चीजें डेमोक्रेसी के मर्यादाओं की वजह से जो कही नहीं जा सकती वो भी लोग समझते हैं। Thank तो you. हम लोगों ने हर उस मौके पे, आप समाजवादी की बात करते हैं, समाजवादी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओपनली कहते हैं कि मुझको जनेश्वर मिश्र जी राजनीति में लेकर के आए। हम लोगों ने जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे गांव-गांव काम किया, इतना बड़ा पार्क बनाया, उसमें जनेश्वर मिश्र जी को सम्मान देने का काम किया, इज्जत देने का काम किया। हम जैसे लोगों को राजनीति में लाए, समाजवादी पार्टी मौका दिया, मंत्री बनाया, माता प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया। तो समाजवादी पार्टी सबके लिए करना जानती है। यही मुझे लगता है कारण है कि आज भी ब्राह्मण मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका और समाजवादी पार्टी को बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को स्क्रीन पर ले जाए। आचार्य जी बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो इस वक्त जिस दमन का शिकार है, उत्पीड़न का शिकार है, जिसको ये बताया जा रहा है हर मोड़ पर कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज आपका साथ क्यों दे, आपका मतलब कांग्रेस का साथ क्यों दे। जब उनके ऊपर मुसीबत आई आप कब खड़े रहे उनके साथ, जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था कब खड़े थे आप उनके साथ। देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो आपके शो से ये स्पष्ट हो रही है कि जैसे ब्राह्मण कटोरा लेके कोई भीख मांग रहा है राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक पार्टियों से। मैं बता देना चाहता हूँ, राष्ट्र पे जब जब संकट आया ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया। धर्म पर जब जब आँच आने की कोई घड़ी आई तब ब्राह्मणों ने अपना बलिदान देके धर्म की रक्षा की है। आदिकाल से लेके आज तक ब्राह्मणों ने राष्ट्र को, समाज को, मानवता को, इंसानियत को इतना दिया है कि उस इतिहास से तमाम पौराणिक, मध्यकालीन, वर्तमान, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो ब्राह्मण को एक तो निरीह और असहाय समझ करके ब्राह्मण के कटोरे में कुछ डालने का जो ये नाटक हो रहा है, इसे कोई ना करे, नंबर एक। नंबर टू, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, ये कोई छुपा नहीं है। तीसरी बात यह है, अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे शर्म आती है, मेरा सर शर्म से झुक रहा है कि यदि ऐसे भी ब्राह्मण हैं। अरे भाई, आप कह रहे हैं हत्यारा ब्राह्मण, अपराधी ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण ने अपने हत्या का षड्यंत्र करने वाले ऋषि विश्वामित्र को माफ़ कर दिया, उस वशिष्ठ के हमारे जो अनुयायी हैं और वंशज हैं वो अपराधी कहलाए जाएंगे। दूसरी बात, खुशी दुबे का अपराध क्या था, प्रभात मिश्रा का अपराध क्या था 17 साल के। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि विकास दुबे का अपराध था, ठीक है, अमर दुबे का अपराध था, ठीक है, उनके पक्ष में तो हम नहीं है, लेकिन आपने कितनी बार खुशी दुबे के विषय में बात की मुख्यमंत्री जी से? हमने तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। प्रभात मिश्रा 17 साल का बच्चा गोलियों से मार दिया गया, भून दिया गया, क्यों नहीं आपने कभी आवाज उठाई? क्यों दिनेश शर्मा जी ने बात नहीं की? इतना ब्राह्मण समाज के बच्चों के साथ या ब्राह्मण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा था, तब आप कहां थे? आज सिर्फ आप वोट की सियासत कर रहे हैं आचार्य जी, और एक संत को यह भाषा शोभा नहीं देती कि आप जातिगत बातें करें। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे जिस जातिवादी होने के आरोप लग रहे हैं वो तो सन्यासी हैं, उन्हें शोभा देती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर ब्राह्मण की बात करें, मैं कोई दूसरी जातियों का अपमान थोड़ी करता हूँ, मेरे लिए तो सर्वधर्म सब संभाव की बात करता हूँ, और मैं तो इस बारे में बदनाम हूँ। अपने धर्म के लिए जितनी जातियाँ उनका भी सम्मान करता हूँ, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या अपने समाज की बात करना, उसकी पीड़ा की बात करना और सत्ता की भागीदारी की बात करना, अपने समाज को सम्मान दिलाने की बात करना जातिवादी कहलाना होगा? तो अगर हम जातिवादी हो गए हैं, ब्राह्मण की बात करना जातिवाद है, तो 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक जो सरकारें थीं, माफ़ करना, सच्चाई कड़वी होती है, उसमें थाना, कचहरी, एसडीएम, डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी से लेकर के जितना भी अमला होता था, वो कौन सा साधुवाद था या जातिवाद था? माफ़ करना, ये सब बातें ब्रजेश जी आप मत करिएगा, और मुझे आपसे तो कतई उम्मीद नहीं कि आप ऐसी बातें करेंगे। मुझे आप सीधा सा सवाल है मेरा कि अगर नहीं, मैं ये सवाल क्यों ना करूं आपसे, जब इस समाज पर अत्याचार हो रहा था तब क्या किया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने? 2 ट्वीट क्या किया कांग्रेस ने? जो आज किस हक से आप वोट मांग रहे हैं कि ये समाज की जाति की बात आप कर रहे हैं? ये विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं आप। सुनिए, मैं अभी ब्राह्मणों से वोट नहीं मांग रहा हूं, माफ करना, आपकी गलतफहमी है। मैं ब्राह्मणों को जागृत कर रहा हूं
कि 31 साल हो गया, 1989 में आखिरी चीफ मिनिस्टर नरेंद्र तिवारी थे। 4 बार से ज़्यादा सरकार बनाने का मौका भाजपा को मिल गया, बसपा को मिला, समाजवादी को मिला, क्यों नहीं एक बार ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बनाया? और आज भी मैं सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जागृत हो जाओ। ब्राह्मण को कटोरे में कुछ दे करके, भीख दे के ब्राह्मण को ऊपर एहसान मत करो। और ब्राह्मण निरीह नहीं है, असहाय नहीं है। ब्राह्मण सत्ता बदलता है, ब्राह्मण सत्ता ला सकता है, इतिहास गवाह है। मैं ब्राह्मणों को जागृत करना चाहता हूं। आप गलत जागृत नहीं कर रहे हो आप, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मणों को भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं। इनके दुख तकलीफ में आप कभी खड़े नहीं रहे हैं। आप मतलब आपकी पार्टी, आप व्यक्तिगत इसको अवहेलना मत मानिएगा। देखिए, मैं जहां तक यहां आपके सामने आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं या समाज के एक सेवक के रूप में बैठा हूं। अगर कोई अपने समाज का उत्थान की बात करता है, राजनीतिक भागीदारी की बात करता है, तो जातिवादी हो गया। अरे भाई, हर समाज चाहता है कि उसका समाज आगे आए और सत्ता में भागीदारी, जनतंत्र में अगर हम चाहते हैं तो क्या गलत करते हैं? पर किसी पार्टी के खिलाफ आप क्यों भड़का रहे हैं कि बीजेपी में ब्राह्मणों की पूछ नहीं है या इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है? ऐसा कहने का तात्पर्य है कि आप इसका राजनीतिक लाभ चाहते हैं? नहीं, ब्रजेश जी बहुत ही सारगर्भित बहस कर रहे हैं आप। थोड़ा सा मुझे शांति से सुने। मैं ये नहीं कह रहा ब्राह्मणों की पूछ नहीं है बीजेपी में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण है तो पूछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का होने वाला चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण हो। मैं तो साफ कह रहा हूं, बसपा और सपा दोनों पार्टियां हैं और बीजेपी, तीनों ये घोषणा कर दें, एक बार तो कर दें, झूठे ही कर दें भाई, झूठे ही कर दें तो जातिवादी कौन है और धर्मवादी कौन है और उदारवादी कौन है पता चल जाएगा। जरा समाजवादी पार्टी के आदरणीय हमारे बहुत ही प्रिय हैं मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, मैं उन्हें बड़ा स्नेह करता हूं भाई, मैं सम्मान भी करता हूं उस परिवार से, लेकिन जरा कह दीजिएगा ना कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आई तो चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण। तो कांग्रेस क्यों नहीं कह देती कि हम चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से देंगे? क्यों नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन को घोषित कर देते हैं? क्यों नहीं प्रियंका गांधी को घोषित कर दे रहे हैं? आप सिर्फ वोटों के लिए समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और किसी संत को यह बात नहीं शोभा देती। आप व्यक्तिगत अवहेलना मत मानिए इस बात को। देखिए, ब्राह्मण कभी, देखिए संत जितने हुए हैं, ब्राह्मणों जितने ब्राह्मण संत हुए, देखिए संत सबका होता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई है। महर्षि वाल्मीकि को महर्षि किसने बनाया? ब्राह्मणों ने उस समय बनाया। आज हम पूछते हैं महर्षि वाल्मीकि को, तो मीरा ने संत रविदास को अपना गुरु माना। तो क्या ये प्रश्न नहीं है? आप ब्राह्मणों के इतिहास पे मत जाइए, आप राजनीतिक बात करिए मुझसे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण हो तो इसमें मेरा गुनाह क्या है? मेरा दोष क्या है? अगर मैं ये बात कहता हूं, आप मुझे जातिवादी कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं संत को ये शोभा नहीं देती है। क्या योगी आदित्यनाथ जी को शोभा देता है कि खुशी दुबे जैसी गरीब ब्राह्मण की बच्ची जो ब्याहता थी वो उसको साल भर से ज्यादा हो गया जेल में? क्या प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ, मुख्यमंत्री जी नहीं कह सकते थे कि एसटीएफ को कि सुनो ये तुमने गुनाह किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी? क्या ये, अगर मैं इस बात को उठा रहा हूं तो आप मुझ पे सवाल दाग रहे हैं। मुझ पे सवाल दागो, मेरा खूब विरोध करो, लेकिन मैं जो बात उठा रहा हूं, और सुनिए ब्रजेश मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में होने वाला जो चुनाव होगा, ये लॉलीपॉप दे के हमें मत बहलाइएगा। हम उत्तर प्रदेश की सत्ता, मैं क्यों बहलाऊंगा? मैं तो अपने सवाल पूछ रहा हूं। आप पूछिए मायावती से, आप पूछिए सतीश चंद्र मिश्रा से, उनसे तो आप पूछेंगे नहीं, मुझसे 10 सवाल पूछ रहे हैं। अरे मैं कोई लॉलीपॉप लेके थोड़ी बैठा हूं। ब्रजेश मिश्रा जी, आपसे सवाल ना पूछें तो किससे पूछें? क्योंकि आप मेरे सवालों को उनसे पूछेंगे। सतीश मिश्रा जी तो मुझे मिलते नहीं हैं, मायावती जी तो मुझे मिलेंगी नहीं, अखिलेश यादव जी पता नहीं कब मिलेंगे। तो यहाँ इसी चैनल पे यदि बात हो रही है तो मेरे एक एक सवाल का जवाब लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के नेता से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सतीश मिश्रा से निवेदन करना चाहता हूँ, बहन जी से कहना चाहता हूँ, एक बार झूठे ही घोषणा कर दें कि हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री सतीश मिश्रा होंगे। हम कहते हैं पूरा ब्राह्मण समाज उन्हें वोट दे दे, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। समाजवादी पार्टी घोषणा कर दे। मैं कांग्रेस पार्टी से भी कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। ये मेरी मांग है, जरूरी थोड़ी है वो भी मेरी मांग को आज माने। तक कांग्रेस, जरूरी तो कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर रही है? मैं तो कहता हूं आपको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करे, क्यों नहीं कर रही कांग्रेस?
ब्रजेश जी, मेरा किसी पद में मेरी लालसा नहीं है, माफ करना। आहा, कांग्रेस बात आई तो पार्टी कह रहे हैं किसी भी लालसा ब्राह्मण नहीं को है। मुख्यमंत्री अरे करे तो बनाएगी, कांग्रेस। किसी भी ब्राह्मण, अरे भाई मैं तो कहना चाहता हूं कोई भी पार्टी ब्राह्मण को, आप मेरी बात ही नहीं समझ, मैं कितने साफ दिल से बात कर रहा हूं, मैं अच्छा, कितनी तो क्या मैं स्पष्ट काले दिल से रहा हूं। बात कर रहा हूं मैं ये आपसे? कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, नहीं आपका दिल काला है, मैं ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन मेरी भावनाओं का सम्मान करें या ना करें, लेकिन मेरी बात को तो सुने। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से भी मैं मांग करता हूं, मैं समाजवादी से भी करता हूं, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होता तो प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर नहीं होता, निर्दोष खुशी दुबे जेल में नहीं होती, और मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, अपनी वाक्पटुता से वो इसको घुमा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान भी हुआ है, ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। मैं डंके की चोट पे ये कह रहा हूं, चाहे इस बात से कोई सहमत हो या ना हो। इस देश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत आपका अग्निहोत्री जी। पहले तो मैं आपको जानना चाहता हूं कि अचानक से ब्राह्मणों की याद पॉलिटिकल पार्टीज को आ गई है। अब मैंने सुना है कि 23 तारीख से सतीश चंद्र मिश्रा जी एक यात्रा लेकर, सम्मेलन लेकर निकल रहे हैं। अभी मैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को सुन रहा था, तो ब्राह्मणों के लिए ये मतलब पूरी जलेबी लड्डू लेकर खड़े हैं। कांग्रेस तो सुनिए वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। अब तक तो इस कम्युनिटी को कुछ ऐसे खास हासिल नहीं हुआ सिवाय डंडा लाठी जेल के। अब चुनाव आ रहा है तो देखिए ये सब तैयार हो गए हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस बार? देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये गंगा यमुना की पट्टी है, और ये देश का शायद ऐसा प्रदेश है बड़े प्रदेशों में जहाँ सवर्णों का एक वर्चस्व है राजनीति में। गाजीपुर और गोरखपुर तक और सहारनपुर से अलीपुर तक हर जिले, हर क्षेत्र, हर गांव में ब्राह्मणों की उपस्थिति है, जैसे दलितों की उपस्थिति है। यही दो जातियां ऐसी हैं जो पूरे प्रदेश में हैं। अब क्या है, चुनाव आ गए, 6 महीने बाकी चुनाव में, क्योंकि इतना बड़ा प्रतिशत है और ये मुखर जाति है, ये जाति ऐसी है जो माहौल बनाती है। जब तक कांग्रेस के पक्ष में ब्राह्मण थे तो कांग्रेस का माहौल बनता था। जैसे 1990 के बाद से ब्राह्मणों ने भाजपा का रुख किया तो बीजेपी का माहौल बना। आप याद करके 2007 से ब्राह्मणों ने मायावती तरफ अपना रुख किया था तो बसपा का माहौल बन गया था। जब वो नारा लगा था कि सड़गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, और महाष्टमी गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण संग बजाएगा, हाथ बढ़ता जाएगा, जब नारे लगे थे तो माहौल बन। जी जी। अरे हाथी को लेके ये लोग दिल्ली तक जा रहे थे। हाँ, तो रास्ता रुक गया बीच में। हाँ, और मुखर जाती है तो ये अपना वोट भी देती है और वोट दिलवाने का काम भी करती है, तो इसलिए इससे माहौल बनता है। तो ये इसलिए आज की तारीख में सबको इस समूह की जरूरत है। ये बात सही है कि 1947 से लेकर के और 1977 तक इस प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री हुए वो ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य तीन ही हुए। पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री 1977 में रामनरेश यादव बने थे, उसके बाद मायावती जी दलित मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ये भी सच है कि 1990 के बाद से ब्राह्मणों का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे कि 4 बार सपा की सरकार बन गई, मायावती बन गई, भाजपा ने भी 3 मुख्यमंत्री बनाए, राजनाथ सिंह बने, कल्याण सिंह बने, रामप्रकाश गुप्ता बने और योगी आदित्यनाथ बने। इनमें कोई ब्राह्मण नहीं है, जबकि भाजपा के बाद ब्राह्मण नेताओं कमी नहीं रही कभी भी। तो कहने का मतलब है ये एक आकांक्षा नेतृत्व की, हिस्सेदारी से ज्यादा बड़ा सवाल असल में नेतृत्व का है, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कहना चाह रहे हैं कि हमें नेतृत्व दीजिए, क्योंकि हम पहले भी नेतृत्व करते रहे तो फिर नेतृत्व दीजिए। 30 साल से हम नेतृत्व की भूमिका में नहीं है। अब समस्या ये है कि चाहे अभिषेक मिश्रा जी हो, चाहे सतीश मिश्रा जी हो, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हो, क्या अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा तो क्या ब्राह्मण समुदाय की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। खाली मुख्यमंत्री बनने से ही समस्याएं हल नहीं होती, उसके लिए बाकायदा बहुत सारे योजनाएं बनानी पड़ती हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता है जो बाकी पैनलिस्ट को लग रहा था, बाकी अपोजिशन के लोगों को, कि ब्राह्मण समाज का इस सरकार में उत्पीड़न हुआ और इस सरकार के प्रति नकारात्मक संदेश है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक धारणा बनी हुई है, धारणा तो है, ये तो आप क्योंकि लखनऊ में है आप उससे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई है जिसकी धारणा बनी है। अब वो धारणा, हालांकि ये भी सही है कि डीजीपी भी ब्राह्मण रहा, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण रहे, तो वो भी कह सकते हैं कि प्रशासन में जो है उनका नेतृत्व रहा, लेकिन एक धारणा जरूर बनी हुई है। और खासकर ये विकास दुबे वाला जो कांड हुआ और उसके बाद जिस तरह से धारदार एनकाउंटर्स हुए, क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों को, मतलब आप मुकदमा चला के किसी को मारते, सजा देते, वो अलग बात थी, लेकिन जिस तरह से एकदम मारा गया तो उससे भी एक धारणा बनी। फिर कुछ और घटनाएं हुई,
अब जितिन प्रसाद जी जो सबसे ज्यादा आरोप लगाते थे इस सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का, वो तो बीजेपी में ही शामिल हो गए। वो तो सबसे ज्यादा उन्होंने बाकायदा मंच बनाया था, पूरा एक लिस्ट निकाली थी। तो ये एक धारणा बनाने में इन लोगों ने काम किया है। लेकिन एक सवाल यह है, जैसे अभी बीएसपी के प्रवक्ता भाई मायावती जी ने सतीश मिश्रा जी का जो कार्ड चला सोशल इंजीनियरिंग का 2007 से लेकर के और 2012 तक जितने लाभान्वित हुए हैं संस्था में, वो ज्यादातर मिश्रा जी के रिश्तेदार थे। अब नाम के लिए तो ब्राह्मण थे, लेकिन ज्यादातर रिश्तेदार थे। आप गिनती अगर पुरानी निकाल ले तो अगर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन भी जाए और अपने रिश्तेदारों को ही लाभान्वित करे वो, या कोई इस बार आपको लगता है कि सतीश चंद्र मिश्रा का कार्ड चलेगा, ब्राह्मण कार्ड चलेगा मायावती के हक में, आपको ऐसा लगता है? मुझे देखिए, मुझे संदेह है। संदेह इसलिए है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी को मौका मिला था 2007 में, और उस वक्त उनको जो है पूरे समाज का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज्यादातर अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखा। कोई पोस्ट आप उठा देख लीजिए उस समय की, ज्यादातर दूर रात चाहे विधायक से लेकर मंत्री और तमाम सारे आयोगों पर उनके रिश्तेदार ही बैठे हुए। तो वो इसीलिए ब्राह्मण समाज बाद में उनसे टूट करके समाजवादी पार्टी की तरफ गया 2012 में, जब इनकी अखिलेश की सरकार बनी। तो अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व तो इस बार आपके हिसाब से ब्राह्मणों के पास क्या क्या विकल्प खुले हुए हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अभी तक भले ही ब्राह्मणों में असंतोष हो जैसी की धारणा बनी हुई है, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी हो सकती है। लेकिन अभी उन्होंने छोड़ दिया है भाजपा को, ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि भाजपा ने एक प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। भाई दिनेश शर्मा डिप्टी मिनिस्टर है, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा है, हृदयानंद दीक्षित हैं, तो ब्रजेश पाठक हैं। लेकिन ये जरूर है कि जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई पार्टी घोषित कर दे ब्राह्मण मुख्यमंत्री, तो हो सकता है कि एक तबका जो है ब्राह्मणों का वो छिटक सकता है। हालांकि ये प्रयोग कांग्रेस ने किया था 2017 में, जब शीला दीक्षित को घोषित किया था, लेकिन बीच मैदान से ही कांग्रेस पार्टी भाग गई। वो शीला दीक्षित को वापस कर दिया और सीधे गठबंधन में चले गए, समाजवादी पार्टी गठबंधन कर करेक्ट है सर। तो मैदान ये रणछोड़दास बन गई आचार्य जी की पार्टी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, वाकई अगर किसी को घोषित कर देती है कांग्रेस, तो हो सकता है कुछ उसका असर पड़े, लेकिन कितना पड़ेगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल। करेक्ट है सर, थैंक यू सर। मैं वीरेंद्र सिंह जी के पास चलता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भाई वीरेंद्र जी, आज मैंने देखा खबर में कि सतीश चंद्र मिश्रा जी अब ब्राह्मण सम्मेलन लेकर निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सभी जिलों का दौरा करने जा रहे हैं, और फिर से वो सोशल इंजीनियरिंग लाने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही, तो अचानक से पंडित जी लोगों की इज्जत इतनी क्यों बढ़ गई? अभी तक तो कोई इनको चिमटे से नहीं छू रहा था। बिल्कुल, देखिए, ब्राह्मण समाज का महत्व तो राजनीति में काफ़ी रहा है हमेशा से, लेकिन आज जितने लोग सुन रहे हैं और जो पैनल में बैठे हैं वो ये जान लें कि उत्तर प्रदेश का 70 से 80% ब्राह्मण बीजेपी के ही साथ है, और चाहे जितना समस्या झेले, अपमान झेले, लेकिन वो बीजेपी का ही झंडा उठाएगा। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है। अब कोई अन्य दल पंडित जी लोगों पर भरोसा करे कि हमें वोट मिल जाएगा, तो ये तो देखिए, ये तो वो है कि कल को अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो ये चिल्लाने लगेंगे कि हमने अखिलेश यादव की सरकार बनवा दी। तो किसी दलों को ब्राह्मणों पे भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आज भी बीजेपी के साथ हैं बड़ी संख्या में, जो ये सच्चाई है। अब सरकार दूसरे बनेगी तो वहाँ ले चले जाएंगे वाहवाही लेने। दूसरी बात, सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन करने निकले हैं, ठीक है, उनकी एक बार सरकार रही, सोशल इंजीनियरिंग से उनकी सरकार आई, लेकिन वो सरकार तब आई जब उन्होंने त्यागा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, तो ये त्यागने के बाद वो सरकार आई, और तब और जातियों का उसमें महत्व बढ़ा। ये जरूर है कि मायावती के समय में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक जीते थे, करीब 66 के करीब विधायक थे मायावती के समय में। अब वो प्रत्येक विधानसभा में सम्मेलन करेंगे, देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, पता नहीं कितनी ऊर्जा आएगी, कितने लोग एकजुट होंगे, क्योंकि उन्होंने अतीत देखा है। मायावती के लिए सड़कें धोई जाती थी उत्तर प्रदेश में, लोगों ने देखा है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ब्राह्मण उनसे मिल नहीं पाते थे, ये भी लोग जानते हैं। तो कैसे मायावती को ब्राह्मण वोट देंगे? अगर वोट देना है तो भाजपा से जो लोग नाराज हैं वो साइकिल को वोट देंगे, वो अखिलेश यादव को वोट देंगे। उनके यहाँ भी अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे और संतोष पांडे, सब परशुराम चेतना चल रही है तमाम। और अभी एक देखिए ब्राह्मण चेतना थी, वो मूर्छित हो गई शाहजहांपुर वाले की, वो पड़े हैं, तीर कमान उन्होंने धर दिया।
तो ब्राह्मणों के लिए देखिए समाज में हमेशा से रहा है कि जरूरी वर्तमान नहीं है। सरकार के लिए ब्राह्मणों में क्या, समाज में क्या मैसेज है, आप क्या सुनते हैं और क्या पाते हैं? देखिए समस्याएं तो हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं, एक दो मंत्री मौज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे समाज को कोई बहुत फायदा होता नहीं दिख रहा है। और इस सरकार में वैसे भी हर चीज पे इतनी बंदिश है कि कोई चाहकर ना तो अपनों के लिए कर सकता है ना समाज के लिए कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष बन गए, उनके बेटे को प्रमुखी का टिकट मिल गया, उसके बाद से तो वो दैनिक जागरण और अमर उजाला में लेख लिखते रहेंगे समाज के लिए। इसके अलावा आप कौन से एक्टिव पार्टिसिपेशन, चलिए उनके पद की एक गरिमा है, लेकिन ब्रजेश पाठक को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास आज कोई ऐसा मंत्री नहीं, नेता नहीं है जो उनकी एक आवाज़ पर टेलीफोन अफसर को लगा दे या उनके यहाँ दौड़ा चला जाए या उनकी बात सुन ले। तो और अच्छा, उनके पास भी जनता अपने समाज के लिए करने को बहुत कुछ है नहीं। अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, समुद्र है कि जो जाता है उसको डुबो दिया जाता है, तो कौन कर पाएगा? दिनेश शर्मा है तो जैसे 10 साल वो मेयर रहे वैसे वो 5 साल से डिप्टी सीएम है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो उनका तो भाई, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जी। जिन अफसरों को ब्राह्मणों के नाम पर पोस्टिंग दी गई उन्होंने अपना काम उल्लू सीधा कर लिया हो, लेकिन अपने समाज का कोई भला नहीं किया। और अफसर को किसी एक समाज के लिए काम करना भी नहीं चाहिए और जात के आधार पर उसको पोस्टिंग देना भी नहीं चाहिए। अब आप ये बताओ कि ये जो मिश्रा जी निकल रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी, कुछ लाभ होगा या फिर ये सिर्फ चुनावी शगुफा है? अपने यहाँ कहा जाता है कि हर पेड़ जरूरी नहीं कि फल दे, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो छाया ही दे देते हैं। तो ब्राह्मण जो है हमारे समाज का एक ऐसा ही चरित्र है। सतीश जी निकल रहे हैं, उनको फल न मिले हो सकता है, लेकिन लोग हाथों हाथ लेंगे, लड्डू पेड़ा फूल माला खिला देंगे। तो ये वोट तो मिलना तो मुश्किल है जी। देखिए कहा जाता है कि थोड़ा वक्त का अभाव है वीरेंद्र जी आज। ब्राह्मण का आना और बसंत का आना एक सा कहा गया है अपने यहाँ। कहा गया है क्योंकि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और ब्राह्मण आता है तो संस्कृति सुधर जाती है, क्योंकि शिक्षा को प्रसार का और समाज को जागरूक करने का, स्वस्थ बनाने का काम इन्हीं के हाथ में था। अब इनको राजनीतिक दल महत्व नहीं दे रहे हैं। बीजेपी थोड़ा इस बार झटका खाएगी। बीजेपी को ब्राह्मण सबक सिखाने के मूड में है, लेकिन वो 10-20%, 25-30% हो सकता है। 60-70%, 80% अभी भी ये ब्राह्मण उन्हीं के साथ है, चाहे जितना अपमान मिले। जो झूठ का सहारा लेकर चलने वाले हैं वो भी झंडा उठाए रहेंगे। कुल मिलाकर उसकी निष्ठा को कोई दल खुल के मानता नहीं है। उसी पर आज साहित्य पेश करूंगा कि ब्राह्मण तमाम दलों के लिए गले कटाता रहा है, लेकिन उसको उचित सम्मान नहीं मिला है। ये बात सही है कि नारायण दत्त तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ, और जब तक मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं होगा तब तक आप मंत्री बना दीजिए, अफसर बना दीजिए, उससे उसका पेट भरने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है। तो मैं पहली बार आचार्य प्रमोद कृष्णम के कलेजे में ठंडा कर हाँ, बीरन जी कंप्लीट करें। 4 लाइनें सुनाऊंगा मैं आपको कि उसकी निष्ठा को कभी महत्व क्यों नहीं मिला, या राजनीतिक दल वोट ले लेते हैं फिर उन्हें सम्मान नहीं दे पाते। ब्राह्मण के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूं कि मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है, और मैं एक एक लफ्ज की पहचान बन जाता हूं महफिल में। वो पागल मगर मेरे इस फन को मक्कारी समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमएच खान साहब को स्क्रीन पर लिया जाए। खान साहब, आपने अभी सबकी बात सुनी, मैंने एक राउंड पूरा कर दिया, सबकी बात आ गई, लेकिन अभी भी स्थिति ये बन रही है कि ब्राह्मण समाज 2007 वाली स्टाइल में आपके साथ जुड़ेगा, इस पर डाउट? नहीं ब्रजेश जी, मैं इसी बात से संतुष्ट हूँ कि आज ब्राह्मण समाज की बात को लेकर के आप डिबेट कर रहे हैं। किसने ब्राह्मण समाज की पीड़ा को किसने उठाया? बहुजन समाज पार्टी ने उठाया। तो जब बहुजन समाज पार्टी ने उठाया तो आज आप इतना बड़ा डिबेट लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ महत्व तो बढ़ेगा। हाँ, आपकी इस बात में दम है, मान लिया मैंने। बिल्कुल। तो ये इसलिए देखिए, प्रमोद आचार्य कृष्णन जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि इनके वहाँ न कोई अध्यक्ष है, न कोई उपाध्यक्ष है, न कोई
उनके वहाँ कोई मामला भी सेट नहीं हो पा रहा है कि इनके पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा। ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी के ये सलाहकार हैं और यहाँ लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं। और आप कह रहे हैं हम सब बिरादरी को जानते हैं, सबको पहचानते हैं। 20 फोन मैंने किया होगा, प्रमोद कृष्ण जी ने फोन नहीं उठाया है। 20 फोन किए होंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको आप साथ लेकर चलना चाहते हैं? कोई साथ आपके नहीं आने वाला है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, मुसलमान भी नहीं आपके साथ आने वाला है, क्योंकि आप किसी को सुनते ही नहीं हो, न किसी को बताते हो। आप प्रियंका गांधी जी थी, उनको वाड्रा बना दिया आपने, तो कहाँ जाएंगे आप? वाड्रा उन्होंने कहा है जी, उन्होंने कहा साफ साफ कहा कि अभी तक मैं गांधी परिवार की बेटी थी, अब मैं वाड्रा परिवार की बहू हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं खान साहब। नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वाड्रा परिवार लिख दिया। मैं देखिए, जात बिरादरी की बात हो रही है, ब्राह्मण बिरादरी की बात हो रही है और सारी बिरादरी की बात हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर ब्राह्मण बिरादरी की बात हो रही है तो उन पर जुल्म हुआ है, तो जुल्म हुआ है तो इस ओके, बात को अशोक पांडे जी, किसने ये संदेश उठाया? क्यों गया आपकी सरकार में किसने कि उठाया? आपकी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? देखिए, ये खाली एक भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव वर्ष है तो ब्राह्मण भाग रहा है, ब्राह्मण जाग रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अभी कांग्रेस में ब्राह्मणों को जगा रहे थे, अब हमारे साथ हैं। इसके पहले विजय पाठक कांग्रेस को जगा रहे थे, अब हमारे साथ हैं। और मुझे तो लगता है कहीं भगवान न करें सतीश मिश्रा भी जगाते जगाते हमारे साथ न आ जाए। क्यों कि ब्राह्मणों ने देखा है, इन लोगों ने ब्राह्मण मंत्रियों को आपकी जेल इतनी जाने की दिलचस्पी स्थिति सतीश ला दी। मिश्रा में क्यों है? क्यों कि इसी तरह तो जतिन बाबू भी रो रहे थे, दशरथ विलाप कर रहे थे। दशरथ विलाप? हाँ, मतलब कि अरे ब्राह्मणों की बाप बात रे उठाना बाप, दशरथ विलाप है? ब्राह्मणों के साथ क्या हो गया आज है? आपको? आज मेरे साथ है। जिसको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सबका साथ सबका विकास कर सकती है, और निश्चित तौर पे भाजपा के साथ रहेगा। अब ब्राह्मण भाजपा के साथ ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑलराइट, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी तो कह रहे हैं जो भी ब्राह्मण नेता ज्यादा जहां बोलेगा उसको हम बुला लाएंगे अपने यहाँ। बुला नहीं लाएंगे, वो अपने से आ जाता है विजय भाई। ओके, ऑलराइट, यस प्रोफेसर साहब, गो अहेड। ये मानने को तैयार नहीं है कि उत्पीड़न हुआ है। ब्रजेश जी, ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण आतंकवादी है, ये तो ये भी हम कह रहे नहीं हैं कहा ब्राह्मण विजय भाई। अपराधी है। अपराधी है। ये भी मैंने कह रहे कहीं हैं नहीं कि कहा, ब्राह्मण मैंने बाहर कहा करना दशरथ विकास विलाप। दुबे अपराधी था। ओके, थैंक यू। विजय मिश्रा बीच में अपराधी है। पांडे जी, ब्राह्मण, पांडे जी criminal। प्लीज। क्रिमिनल। तो मैं इतना ब्रजेश जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज ब्राह्मण को एक ही चीज की जरूरत है, वो हर ब्राह्मण परिवार में एक रोजगार की जरूरत है, उसको रोटी की जरूरत है, उसको सम्मान की जरूरत है। और वो कुछ गलत नहीं मांगता, वो ये कहता है जो हिंदुस्तान के संविधान में जो व्यवस्था है, जो न्यायोचित है, उतना उसको जरूर मिल जाए। थाने जाए, कचहरी जाए, तहसील जाए, तो जिस लेवल का करप्शन आपको ब्राह्मणों की चिंता तब सवार हुई जब अब सतीश मिश्रा निकलने जा रहे हैं मैदान में, इसलिए आप चिंतित हैं, इसलिए अब आपको ब्राह्मणों को सम्मान याद आ रहा है प्रोफेसर साहब? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने ही डिबेट शुरू किया था, आपको याद होगा, जब पिछली बार भी इस बात पे चर्चा हुई थी, हम लोगों ने जब घोषणा की थी भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगाने की, तब भी ये बातें आई थी कि राजनीतिक है, हम लगातार उस रास्ते पे चल रहे हैं। कई जिलों में हमने ऑलरेडी मंदिर स्थापित कर दिए हैं, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, पूरा करेंगे, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना आस्था का सवाल है, विनोद उसको मैं अग्निहोत्री करके जी, दिखाऊंगा। ऑलराइट, ये हिंदुस्तान इस आप बात सर का साक्षी बताएं रहेगा। कि क्या अभी भी ब्राह्मण समाज का वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक है, या ये एक चौराहे से गुजरेगा, या ये वोट बिखरा रहेगा इस बार? आपका आकलन क्या है? देखिए, अभी तक जो स्थिति है, जैसा कि वीरेंद्र सिंह भी कह रहे थे, अभी मेरा मानना है कि बहुसंख्यक तो अभी आज की तारीख में बीजेपी को उसे छोड़ा नहीं है, ये मैं मानता हूँ। नाराजगी हो सकती है, ये वैसी नाराजगी है जैसे बेटा अपने पिता से नाराज हो जाता है कि मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलता। अब घर से बाहर तब निकलता है जब कोई दूसरा उसको विकल्प मिले, मान लीजिए कोई, तो वो स्थिति अभी विकल्प क्या है? समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस? अभी मुझे लगता है कि कोई विकल्प उसके सामने ठोस नहीं है, क्योंकि ये ठीक है, सब अपने अपने आधार पर, भाई अभिषेक जी अपना एजेंडा लेके ब्राह्मणों के बीच में जा रहे हैं, सतीश मिश्रा जी अपना एजेंडा लेके ब्राह्मणों के बीच में जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी मन बना है कि हम इनके साथ जाएं, ऐसी स्थिति अभी नहीं आई। ऑलराइट, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ब्राह्मण समाज आपका साथ क्यों दे? आपके बहकावे में क्यों आए? क्या बीजेपी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं दिया? क्या विधानसभा अध्यक्ष नहीं दिया? क्या सीनियर मिनिस्टर्स नहीं दिए? आपने क्या दिया?
आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं ब्राह्मणों के नाम पर, सिर्फ एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दो। अरे भाई, आपकी पार्टी ने अब तक ब्राह्मण कैंडिडेट घोषित नहीं किया चीफ मिनिस्टर के लिए। वीरेंद्र जी ने मेरी पीड़ा को समझा है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरी भावनाओं से सहमति अभिषेक मिश्रा जी को भी होगी और सतीश मिश्रा जी को भी होगी। वो भी चाहते ये हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टियों की मजबूरी हैं, बाध्यताएं हैं। मेरी भी पार्टियों की मजबूरी, मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हूँ तो मेरी भी बाध्यता हो सकती है। मगर ब्रजेश जी, एक बात साफ सुन, अपना गमछा थोड़ा आप अलग कर दें, उससे माइक लड़ रहा है तो आवाज में डिस्टर्बेंस है। 1995 में बहन मायावती जी को जब मुख्यमंत्री बना जी, मोतीलाल वोरा जी और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ब्राह्मणों ने सबको दिया है और ब्राह्मण सबका सम्मान करता है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जरूरी थोड़ी मेरी बात मानो, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार सारे लोग कह तो दो झूठे ही कि भाई हाँ हमारी सरकार बनेगी तो चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होगा। मैं तो अपनी पार्टी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि भाई ब्राह्मणों को, आपकी आरटीओ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक करा के वापस आपके पास आता हूँ। अशोक पांडे जी, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बात कही कि जब जब आपको सत्ता मिली आपने ब्राह्मण समाज को आगे नेतृत्व क्यों नहीं दिया। उनकी बात जायज है। देखिए, मूल बात है कि आवाज ठीक कराई जाए तब तक आचार्य जी की। देखिए, हमारी पार्टी का ये मानना है कि सबका साथ सबका विकास, हर बिरादरी के लोग हमारे यहाँ हैं। हम कोई MY नहीं कहते, XY नहीं जोड़ते, हम A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हम इसमें ब्राह्मण ठाकुर, ब्राह्मण विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो कई मंत्री हैं हमारे, तो पंडितों को कई मंत्री हैं, गडकरी सहित पंडितों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम ब्राह्मणों को उचित ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया जा रहा है आपकी सरकार में? हमारी सरकार में कहीं ब्राह्मणों को नहीं, चूंकि चुनाव वर्ष है तो अब विरोधी दलों को कोई एजेंडा नहीं है। तो पहले MY जोड़ते थे, XY जोड़ते थे, देखे नहीं दाल गली तो ब्राह्मण भाईचारा, फिर ब्राह्मण बेचारा, उसे बना रहे चारा। क्या ब्राह्मण टारगेट किए जा रहे हैं इस सरकार में? खान साहब जी सर, क्या ब्राह्मण टारगेट किए जा रहे हैं इस सरकार में? नहीं, बिल्कुल टारगेट किए जा रहे हैं, बहुत सताया जा रहा है, उनका मकान गिराया जा रहा है, उन पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। और अगर ये कोई कहता है कि भाजपा से इंटैक्ट है तो मैं नहीं मानता हूँ। आज ब्राह्मण समाज बिल्कुल छूट चुका है। 20%, 10% अगर होगा तो होगा, जो उनके साथ मंत्री हैं उनके साथ जो बचे हुए हैं। ब्राह्मण समाज फैसला ले लेगा 1-2 महीने में कि किसके साथ मुझे जाना है। तय है, भाजपा के साथ नहीं जाएगा ब्राह्मण, नहीं जाएगा। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या बीजेपी भी चिंतित है कि ब्राह्मण समाज का एक वर्ग उससे नाराज है? आया गया केंद्र में, और बीजेपी इसलिए भी चिंतित है क्योंकि बीजेपी का जो राइज हुआ उत्तर प्रदेश में, वो जब ब्राह्मण उसके साथ सबसे पहले जुड़ा, उसके बाद ही बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। वरना पहले ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, उसके बाद पिछड़े जुड़े, तब बीजेपी का ग्राफ और बढ़ा। तो बीजेपी जो है वो निश्चित रूप से चिंतित है। वो उनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मण समाज है। इसीलिए आप देखिए कि ब्रजेश मिश्रा को ब्रजेश पाठक जी को सक्रिय किया गया है, वो सक्रिय हैं। अभी बात ही चल रही है, पता नहीं, तो शायद मुझे लगता है हमारे पीछे तो सक्रिय ही हैं सर, उसमें कोई बात नहीं। आचार्य जी जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन की आवाज आ रही मुझे। आचार्य जी, गो अहेड, आप जहां से आपने बात खत्म की आप शुरू कर सकते हैं। ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो ब्राह्मणों के सम्मान की और सत्ता में भागीदारी की लड़ाई है, ये 2022 तक के चुनाव की नहीं है, ये लंबी लड़ाई है, ये बहुत लंबी जाएगी। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को सम्मान और सत्ता में भागीदारी मिल नहीं जाएगी, तब तक ये। पर आप सरकार पर जातिवादी होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये सरकार जातिवाद की किसी प्रतिशोध में चल रही हो। ब्रजेश जी, मेरे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, पूरा समाज लगा रहा है, पूरा समाज महसूस कर रहा है। और जो आपका बार बार सवाल है कि आपको ब्राह्मण समर्थन क्यों दे, आपको ब्राह्मणों की समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं, और ब्राह्मणों की समझ में वो बात भी आ रही है जो बसपा और सपा कह रही है, ब्राह्मणों की समझ में वो भी आ रहा है जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, ब्राह्मणों की समझ में ये सब आ रहा है कि ब्राह्मणों की जिस तरह से दुर्गति इस सरकार में हुई है, मेरे ख्याल से देश की आज़ादी के बाद किसी राज्य में नहीं हुई और कभी नहीं हुई, किसी काल में नहीं हुई। लेकिन ये मेरे कहने से ब्राह्मण नहीं मानेगा, आपके कहने से ब्राह्मण नहीं मानेगा। ब्राह्मण भी बौद्धिक
चिंतन करता है। जब चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है, तो उससे जब मंथन होता है तो विष निकलता है और अमृत निकलता है। ये वक्त बताएगा कि विष किसके हिस्से में जाएगा और अमृत किसके हिस्से में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक महत्वपूर्ण जातिगत आधारित राजनीतिक चर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।